मेरा नाम लतिका है। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरा बेटा अक्सर नौकरी की वजह से बाहर रहता है, जबकि बहू मेरे पास रहती है, और मेरी बेटी की शादी को भी 1 साल हो चुका है। एक दिन मेरी बेटी रूपाली ने मुझे फोन करके बताया कि उसके पति की नौकरी चली गई है। अब उन दोनों के लिए मुसीबतें बढ़ गई थी। मैंग ने तुरंत उसे अपने घर बुलाने का फैसला किया ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। अगले दिन वह मुझसे मिलने आई। जब वह आई तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें कहा कि जब तक दामाद को नई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वे मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद मेरी बहू की रूपाली के प्रति सहानुभूति कम होने लगी। एक दिन मैंने बहू को गुस्से में कहा कि अगर उसे मेरी बेटी से परेशानी है तो उसे अपने घर चले जाना चाहिए। मेरे यह कहने पर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत अपना बैग भरकर अपने घर जाने का निर्णय लिया। उसके जाने के बाद मेरी बेटी घर में पहले की तरह सहज हो गई। कुछ दिनों बाद दामाद अचानक मेरे कमरे में आए। उस समय मैं अपनी अलमारी में कपड़े निकाल रही थी क्योंकि मुझे एक दोस्त की बेटी की शादी में जाना था। मैंने कुछ साड़ियां अलग रखी थी और जब मैं एक साड़ी के ब्लाउज को ट्राई कर रही थी तभी दामाद बिना दरवाज़ा खटखटाया कमरे में आ गए। उन्हें देखकर मैंने तुरंत अपना चेहरा पीछे कर लिया। यह सब बहुत अनपेक्षित था और मुझे लगा कि इससे मुझे और दामाद दोनों को असहज महसूस हो रहा है। मैंने जल्द से जल्द अपने आप को ठीक कर लिया और जैसे ही मैंने साड़ी को समेटा मैंने दामाद की ओर मुड़कर देखा। घर में बहू के साथ अकेले रहने के कारण मैं दरवाज़ा लॉक करने की आदत नहीं रखती थी, इसलिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। आज भी मैंने दरवाज़ा ठीक से नहीं बंद किया था। जैसे ही मैंने दामाद की ओर मुड़ा देखा कि वे मेरे बेड के पास खड़े थे। दामाद ने कहा, सासू माँ, मैं अचानक आपके कमरे में आ गया, इसके लिए माफ़ कीजिए। उन्होंने माफ़ी मांगने के बाद मुझसे थोड़ा दूरी बनाते हुए कहा, सासू माँ, आप जो कुछ भी मेरे और रूपाली के लिए कर रही हैं यह सच में बहुत बड़ी बात है। आजकल तो दामाद को घर में ठिकाना देने वाली सिर्फ माताएं ही होती हैं, लेकिन आप मुझे अपने बेटे की तरह संभाल रही हैं। चिंता मत करें, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ और दामाद को ससुराल में ज्यादा दिन रहना शोभा नहीं देता। मैं जल्दी से जल्दी नौकरी की तलाश में। मैंने दामाद से कहा, बेटा, आपको मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, और हाँ, आप इस घर के इकलौते दामाद हैं। आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इस घर को आप पूरी तरह से अपना समझें। मेरी बात सुनकर दामाद ने मुझे अचानक गले लगा लिया और कहा, सासू माँ, मैं आपके इस उपकार का कितना कर्ज चुकाऊंगा यह मुझे भी नहीं पता। जब दामाद ने मुझे गले लगाया मैं चौंक गई। आखिरकार वे मेरे दामाद थे और हमारा रिश्ता इतना खुला नहीं था। मैंने सोचा कि यह नई पीढ़ी की सोच हो सकती है जिसमें दामाद अपनी सास से बिना झिझक बातचीत करते हैं। धीरे धीरे मेरे मन में कुछ अनचाही बातें आने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि रूपाली और दामाद के बीच कुछ ठीक नहीं था। एक रात जब मैं रूपाली के कमरे से निकल रही थी तो मुझे उसके कमरे से बड़बड़ा की आवाज़ सुनाई दी। मुझे यकीन था कि उनके बीच कुछ विवाद चल रहा है। यह सुनकर मैं सीधे उनके कमरे में गई। वहां जाकर मैंने देखा कि रूपाली अपने पति को उल्टा सीधा बोल रही थी। उसने कहा, 15 दिन हो गए लेकिन इस आदमी ने अभी तक नई नौकरी नहीं पाई। पूरे दिन लैपटॉप पर बैठकर क्या कर रहा है, घर में रहकर मेरे पति का सिर दर्द हो गया है और अब वह मुझसे तेल की मालिश की मांग कर रहा है। मैं इस बेकार इंसान की मालिश नहीं करूंगी। रूपाली इतनी भड़क गई थी कि उसने अपनी मां के सामने ही अपने पति का अपमान करना शुरू कर दिया। इस पर मैंने रूपाली को डांटते हुए कहा, रूपाली, थोड़ा अपने शब्दों का ध्यान रखो। दामाद को एक ना एक दिन नौकरी मिलेगी, या कठिन समय भी बीत जाएगा। इस समय में तुम्हें अपने पति का मानसिक समर्थन करना चाहिए। पति की सेवा करना बहुत पुण्य का कार्य है। मेरी बात सुनकर रूपाली ने कहा, माँ, अगर तुम्हारा दामाद इतना प्यारा लगता है तो तुम उसे तेल की मालिश क्यों नहीं कर देती। मैं उसे कुछ कहने ही वाली थी कि दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर ले जाने लगे। उन्होंने कहा, सासू माँ, मैं रूपाली की चिड़चिड़ाहट को समझ सकता हूँ। मेरे जैसे व्यक्ति को घर में बैठना शोभा नहीं देता, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरे पूरे प्रयास के बावजूद मेरी किस्मत खराब है। उनकी बात करते करते दामाद की आंखों में आंसू भी आ गए थे। मैंने कहा, दामाद जी, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक होगा। फिर मैंने कहा, आप इस बड़ के किनारे बैठिए, मैं आपको तेल की मालिश करके देती हूँ।
इससे आपका मन शांत हो जाएगा और आप अच्छी नींद ले सकेंगे। मैंने दामाद की सिर की मालिश करनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में दामाद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर घुमाने लगे और कहा, सासू माँ, आपके हाथों में सच में जादू है। कुछ ही मिनटों में मेरे सिर का तनाव दूर हो गया है। क्या आप मेरी गर्दन पर भी थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर देंगी? जब मैंने उनके कंधे पर हाथ फेरा तो मुझे थोड़ी लाज महसूस हुई। मैंने यह बहाना किया कि मेरा हाथ दुखता है और तुरंत उनसे थोड़ा दूर हो गई। कुछ दिनों में दामाद को नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के 2 दिन बाद मेरी बेटी ने मुझे बताया कि वह गर्भवती है। दामाद की नौकरी लगते ही मेरी बेटी और दामाद अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें 2 और दिन घर पर रुकने के लिए मनाया। मुझे अपनी बेटी की खुशखबरी सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। मेरी बेटी की खुशखबरी सुनकर मैंने ठान लिया कि मुझे उसे और कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना चाहिए। लेकिन उन 2 दिनों में मैंने देखा कि रूपाली की हालत ठीक नहीं थी। मेरी बेटी और दामाद दोनों अलग रहते थे और रूपाली की यह हालत देखकर मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती थी। मेरे मन में सवाल था कि क्या वह अकेले अपने पति के लिए घर के काम कर पाएगी। इसीलिए मैंने तय किया कि जब तक रूपाली ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहना चाहिए। दिन बीतते गए और दामाद ऑफिस जाने लगे। सुबह सुबह मैं उनके लिए टिफिन बना रही थी। जिस तरह से मैं दामाद का ख्याल रख रही थी, उन्होंने भी मेरा ख्याल रखना शुरू किया। शाम को जब दामाद ऑफिस से थक कर लौटते तब भी वे रात के खाने में मेरी मदद करने आते थे। देखते देखते मेरी बेटी और दामाद के यहाँ आए 1 महीना हो गया था। गर्भावस्था के कारण मेरी बेटी को मूड स्विंग्स होने लगे थे। दामाद को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसी वजह से उनके बीच झगड़े होने लगे थे। हर दिन मैं उनकी बहस सुनती थी, लेकिन मैंने सोचा कि यह तो सामान्य पति पत्नी की बातें हैं, इसलिए मैं इन्हें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन दामाद रात में मेरे कमरे में आए और कहने लगे, सासू माँ, अब मैं रूपाली के साथ एक ही कमरे में एक बेड पर नहीं सो सकता, क्योंकि अगर मेरे हाथ का भी स्पर्श होता है तो वह तुरंत चिड़चिड़ा जाती है। उसकी इस चिड़चिड़ाहट के कारण मुझे रात भर अच्छी नींद नहीं आती। पिछले 3 दिनों से ऑफिस में काम करते करते मेरी आंखें भी भारी हो गई हैं। मैंने दामाद से कहा, बेटा, रूपाली जिस स्थिति में है, कभी कभी महिलाओं का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तुम्हें उसे समझना चाहिए। मैंने दामाद को सलाह दी कि उन्हें अपनी पत्नी को समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रोमांटिक और रहस्यमयी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सस्पेंस के भंवर में खींच लेगी। तो चलिए मेरी कहानी शुरू करते हैं। मैं रीता, देहरादून, उत्तराखंड की एक छोटी सी दुनिया में रहने वाली 25 साल की लड़की। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, ठंडी हवाएं और चारों तरफ बिछी शांति मेरे दिल को हमेशा सुकून देती थी। मैं एक छोटे से आर्ट गैलरी में काम करती थी, जहां मैं पेंटिंग्स की कहानियां समझती और अपनी डायरी में कुछ स्केच बनाती। मेरा सपना था कि मैं एक दिन अपनी खुद की पेंटिंग प्रदर्शनी लगाऊं, जिसमें मेरे बनाए चित्र मेरे दिल की कहानियां बयां करें। मेरी जिंदगी सादी थी, सुबह गैलरी में पेंटिंग्स सजाना, दोपहर में कुछ स्केच बनाना और रात को देहरादून की मसूरी रोड पर टहलते हुए सितारों को देखना। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी जो मैं किसी से कह नहीं पाती थी, एक ऐसा प्यार जो मेरी जिंदगी को रंगों से भर दे। मुझे नहीं पता था कि ये ख्वाहिश मुझे एक ऐसे रोमांचक और रहस्यमयी सफर पर ले जाएगी जहां प्यार और खतरा एक दूसरे से गुंथ जाएंगे। एक बरसाती दोपहर मेरी आर्ट गैलरी में एक नया मेहमान आया। कबीर, 29 साल का एक युवक, जिसकी गहरी नीली आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह दिल्ली से देहरादून आया था, शायद शहर की भीड़ से दूर कुछ शांति की तलाश में। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी, जैसे वह कोई भारी बोझ ढो रहा हो। वह गैलरी में आया, एक पुरानी पेंटिंग को देखने लगा और फिर मेरे पास आकर बोला, रीता, इस पेंटिंग में एक कहानी छुपी है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ कबीर, हर पेंटिंग अपनी कहानी कहती है। लेकिन तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद एक ऐसी कहानी जो मेरे दिल को सुकून दे। उसकी बातों में एक जादू था जो मुझे बार बार उसकी ओर खींचता।
लेकिन मैंने नोटिस किया कि वह हमेशा अपने पास एक छोटा सा चमड़े का पाउच रखता, जिसे वह कभी किसी को छूने नहीं देता था। हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। कबीर मुझे अपनी कविताएं सुनाता, जो वह अपनी डायरी में लिखता था। मैं उसे अपने स्केच दिखाती, जो मैं रातों को बनाती थी। हम अक्सर मसूरी रोड पर टहलते, जहां ठंडी हवाएं और सितारे हमारी बातों के गवाह बनते। एक शाम, जब हम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, आसमान में बादल छाए थे। कबीर ने मेरी ओर देखा और कहा, रीता, तुम्हारी आंखें इन बादलों से भी ज्यादा गहरी हैं। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी बातें, कबीर, इन पहाड़ों से भी ज्यादा रहस्यमयी हैं। उसने मेरी आंखों में देखा, और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे दिल ने उसका कोई राज पढ़ लिया। लेकिन तभी उसका फोन बजा, और वह जल्दी से उठकर एक तरफ चला गया। मैंने सुना, वह किसी से धीमी आवाज में कह रहा था, मुझे वो चीज आज रात तक चाहिए। कोई नहीं देखना चाहिए। मेरा दिल धक से रह गया। कबीर आखिर क्या छुपा रहा था? कुछ हफ्तों बाद देहरादून में एक आर्ट फेस्टिवल होने वाला था। मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स उसमें प्रदर्शित करने का फैसला किया। कबीर ने मेरी बहुत मदद की। वह मेरे स्केच को देखता, रंगों के बारे में सुझाव देता और मुझे हौसला देता। उसकी हर बात मेरे मन में एक नई उम्मीद जगाती। फेस्टिवल के दिन मेरी पेंटिंग्स को बहुत सराहना मिली। कबीर वहां था, कोने में खड़ा, मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ। लेकिन उसकी मुस्कान में फिर वही उदासी थी, जो मुझे बार बार परेशान करती। फेस्टिवल के बाद, जब हम मसूरी रोड पर टहल रहे थे, मैंने हिम्मत करके पूछा, कबीर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? वो पाउच, तुम्हारी रात की गायबियां, ये गुप्त बातें, ये सब क्या है? उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका, फिर उसने मेरे हाथ को थामा और कहा, रीता, तुम मुझ पर भरोसा करो। कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें सही वक्त पर बताऊंगा। मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। एक रात मैंने देखा कि कबीर गैलरी के पास एक सुनसान जंगल की ओर जा रहा था। उसके हाथ में वही चमड़े का पाउच था, और वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे किसी का डर हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने चुपके से उसका पीछा किया। वह एक पुराने, खंडहरनुमा मकान में गया, जहां वह अपनी डायरी खोलकर कुछ लिखने लगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कबीर चौंक गया और जल्दी से डायरी बंद कर दी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, कबीर, ये सब क्या है? तुम रात रात भर कहाँ जाते हो? वो पाउच में क्या है? वह हड़बड़ा गया, लेकिन फिर उसने मुझे बैठने को कहा और अपनी डायरी मेरे सामने रख दी। उसने बताया कि वह एक खोजी पत्रकार है, जो एक बड़े घोटाले की जांच कर रहा था। कई साल पहले देहरादून में एक पुरानी हवेली में एक बेशकीमती हीरे की चोरी हुई थी, और उस चोरी का राज कबीर के बड़े भाई, जो एक पुलिस अफसर थे, ने उजागर करने की कोशिश की थी। लेकिन उसके भाई की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कबीर को शक था कि उस हवेली में अभी भी कुछ सुराग छुपे हैं। उसका चमड़े का पाउच उसके भाई का था, जिसमें एक पुराना नक्शा और कुछ पत्र थे। कबीर ने कहा, रीता, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता रहा था, क्योंकि ये खतरनाक है। मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, कबीर, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, रीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन मेरा दिल मेरे भाई का सच जानने से पहले किसी और को पूरी तरह अपनाने से डरता है। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। अगले कुछ हफ्तों में हमने मिलकर उस हवेली की तलाश शुरू की। हमने देहरादून के जंगलों में रात रात भर खोज की, पुराने नक्शे पढ़े और स्थानीय लोगों से बात की। एक रात, जब हम उस हवेली में कुछ दस्तावेज ढूंढ रहे थे, अचानक कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया। मेरी सांसें थम गई थीं।
कबीर ने मुझे अपने पीछे छुपाया और उनसे सामना किया। उसने अपनी चतुराई और हिम्मत से हमें बचाया, लेकिन उस रात हम बाल बचे। हवेली से बाहर निकलते ही कबीर ने मुझे गले लगाया और कहा, रीता, तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। आज मुझे एहसास हुआ। मैंने भी धीरे से कहा, कबीर, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। आखिरकार हमने उस हवेली में एक गुप्त तहखाना ढूंढ निकाला, जहां कुछ पुराने दस्तावेज और एक डायरी थी। उस डायरी में कबीर के भाई ने लिखा था कि हीरे की चोरी में कुछ बड़े लोग शामिल थे और उनकी हत्या एक साजिश थी। हमने वो सबूत पुलिस को सौंप दिए। कुछ ही दिनों में उस घोटाले का पर्दाफाश हो गया और दोषियों को सजा मिली। कबीर ने अपने भाई का सपना पूरा किया और उसका दिल अब आजाद था। उस रात मसूरी रोड पर कबीर ने मेरे सामने घुटनों पर बैठकर कहा, रीता, तुमने मुझे न सिर्फ प्यार दिया, बल्कि मेरे अतीत के बोझ को भी हल्का किया। क्या तुम मेरे साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताओगी? मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने हाँ कह दी। आज मैं और कबीर एक दूसरे के साथ हैं। मैंने अपनी पहली पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई, जिसमें मेरे चित्रों ने हमारी प्रेम कहानी और इस रोमांचक सफर को बयां किया। हमारी मोहब्बत देहरादून की वादियों की तरह गहरी और सितारों की तरह चमकदार है। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांटिक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई, कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अपने सपनों के लिए प्रेरित हो सकें।